बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था। जो अक्सर मुझे एक सवाल पूछा गया है चंद हफ्ते पहले, और वो था कि जब हम नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं और अगर हमारे पास कोई कन्विक्शन हो, वो हमारे एप्लीकेशन को किस तरह अफेक्ट करती है। उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी आज डालना चाहता। शुरू करते हैं कि अगर आपको 4 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, फिर आपकी एप्लीकेशन को वो होम ऑफिस इनडेफिनेटली रिफ्यूज़ करेगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 6 साल की सज़ा हुई थी और आपको हो गए हैं 10 साल निकले हुए, फिर भी होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करती रहेगी। ये है उनकी पॉलिसी। अब आते हैं कि अगर आपको सज़ा होती है 1 साल तो लेके 4 साल से कम, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सज़ा होती है 2.5 साल की, उस सूरत हाल में होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को 15 साल तक रिफ्यूज़ करती रहेगी जब आपकी सज़ा ख़त्म होती है। सो आफ्टर योर सेंटेंस फिनिशेस 15 ईयर्स के लिए वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते रहेंगे। और अगर आपको सज़ा होती है लेस दैन 12 मंथ्स, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 6 माह की सज़ा होती है और आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपके एप्लीकेशन को वो 10 ईयर्स तक रिफ्यूज़ करते रहेंगे। जब 10 साल गुजर जाएंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे, आपके एप्लीकेशन को वो मंजूर कर देंगे। ये है कस्टोडियल सेंटेंसेस। अब हम आते हैं बात उसके ऊपर कि जब आपको होता है कोई कॉशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लड़ाई में शामिल थे और पुलिस आती है वहाँ और आपको एक कॉशन देती है जो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर जाती है। इस सूरत हाल में आपको किस तरह ये अफेक्ट करता है आपके नेशनलिटी एप्लीकेशन को। अगर आपको एक क्वेश्चन मिलती है, फिर 3 साल तक आपके नेशनलिटी एप्लीकेशन को वो होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर देगी। अब एक और सिनारियो आता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक नॉन कस्टोडियल सेंटेंस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जज कहता है कि आपने कम्युनिटी सर्विस करनी है और अगर आप विद इन 3 ईयर्स वो सेम क्राइम कमिट करते हैं, हम आपको सज़ा देंगे। अगेन 3 साल तक होम ऑफिस आपको आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देगी अगर आपको होती है नॉन कस्टोडियल सेंटेंस। और लास्टली इस पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता था कि अगर आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, गाइडेंस कहती है कि आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे अनलेस आपने जानबूझ के बैंकक्रप्सी की थी, आपने ऐसे कोई डिसीजंस लिए थे कि होम ऑफिस देखती है कि ये आपकी लापरवाही की वजह से आप बैंकक्रप्ट हुए थे, फिर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर आप समझ लें बिज़नेस की दौर में आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं क्योंकि बिज़नेस बैड थी, उस वजह से आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपको एक CCJ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई कर्ज़ा है जिसका पैसा आपने नहीं दिया, अगेन होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं करेगी अनलेस आपके नाम के ऊपर 3-4 CCJs हैं। फिर होम ऑफिस ये कह सकती है कि आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, उस वजह से वो रिफ्यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी CCJ है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप एक एग्रीमेंट अरेंज कर लें कैरेक्टर के साथ। इससे होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को 100% रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। ये थी आज की नेशनलिटी अपडेट्स। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। नाजरीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यो लाइव ऑन है जी, फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए। सर, मेरी सिस्टर को ना इटली ਦੀ ਨਾ 10 ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਵਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ UK ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਖਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ UK 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?
ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ बेटी कोल इटालियन पासपोर्ट है? ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਵਨ ਕੋਰੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ठीक है, सो इसका मतलब बेटी और ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ कॉन्टैक्ट ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ बेस्ट होएगी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 हाँ मिस्टर कामरान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो गुड इवनिंग सर, you're live on air। या हाय, मेरा एक सवाल है। आई केम टू यूके ऑन अ टियर 2 वीजा इन 2016 में, बट माय वाइफ केम इन नवंबर। सो मुझे नेक्स्ट ईयर में ILR अप्लाई करना है और मैं मई में अप्लाई करूँगा, बट कैन आई आल्सो अप्लाई alongside with me, or she has to wait till November? Sorry, which visa did you enter in the UK? 2022 तक का है। तो और या अगर मुझे ILR मिलने के बाद जो क्या कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, ये बता दीजिए सर। Sorry, what visa did you arrive in the UK? Sorry, Which visa did you arrive on in the UK? I on tier 2 जनरल वीजा। Tier 2 जनरल। और आप इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे अब Tier 2 जनरल के ऊपर, करेक्ट? जी मैं करूँगा अप्लाई मई में। ठीक है, मैं year। समझ गया। बहुत शुक्रिया। और आपकी वाइफ को कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? वो भी मेरे 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 5 महीने बाद आई थी, तो वो उनको भी 5 साल सर नवंबर में ही होंगे नेक्स्ट ईयर। मुझे जैसे मई में हो जाएंगे, उनको नवंबर में हो जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सूरत हाल में बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आपकी जो आप जब अप्लाई करेंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, आपकी वाइफ एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर ले। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा फिर वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल Tier 2 जनरल के ऊपर हैं और जब आप अप्लाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर लॉन्ग रेजिडेंस कि आपने यहाँ 10 ईयर्स लोफर रेजिडेंस कंप्लीट किया है, फिर जो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको स्विच करना पड़ता है टू द स्पाउस रूट। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ILR लेते हैं अंडर Tier 2, फिर आपकी वाइफ को स्विच नहीं करना पड़ता और वो एक्सटेंशन ले सकती है चाहे आपको ILR ग्रांट हो गया है। जैसे ही उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए फिर वो आप अपने ILR के लिए अप्लाई कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो वालेकुम सलाम। सर जी क्वेश्चन पूछना है। मेरे एक कज़न है, मैं आपने बुलाया है, आप वो स्पेन तो आए ना जी जी, वो मम ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭਿਆ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮਮ ਨੂੰ? ਜੀ ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਮ ਦਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ इंडेफिनेट वास्ते अप्लाई करेंगे उन्होंने मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, ये मैं जरा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये एनआरओ का क्या, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? क्योंकि मैंने वो सुना है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हर स्पीच में कहते हैं कि अपोजिशन के लीडर मुझसे एनआरओ होते हैं एंड व्हिच आई विल नॉट गिव। तो ये एनआरओ का क्या मतलब है, इसके क्या व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सॉरी, where have you heard this term? आपने कहाँ ये सुना ये टर्म एनआरओ? लगता है लाइन ड्रॉप होगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, लगता है ये लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ इस वीक शेयर करना चाहता था वो थी कि अगर आप अप्लाई करते हैं एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ऑफ ए EU नेशनल, याद रखें कि आप सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले एप्लीकेशन सबमिट करना होता है अंडर द EEA रेगुलेशंस। जैसे ही आपको वो 5 साल का कार्ड इशू कर देते हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द सेटलमेंट स्कीम। अक्सर लोग को थोड़ी सी गलत फहमी है इसके ऊपर कि वो अप्लाई करते हैं डायरेक्टली अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम और एक साल वो वेट कर रहे हैं जवाब के लिए और वो फिर एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो कहते हैं कि ये इनवैलिड है, आपके पास पहले रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। सो प्लीज़ अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, याद रखें एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर द डेडलाइन इज़ 31 दिसंबर 2020, चाहे आप इन कंट्री में हैं, और आपने अप्लाई करना है अंडर द EEA रेगुलेशन जो है पेपर फॉर्म। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, पढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मेरी जरा लाइन कट गई थी। मैं एनआरओ का मतलब पूछना चाहता था। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान हर स्पीच में कहते हैं कि आप एनआरओ होगा, तो ये मैंने वहीं से सुनी है। ये एनआरओ का क्या मतलब है, क्या व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे इमरान खान? ये यूके इमिग्रेशन लॉ है, उसने ओवरसीज पाकिस्तानी के लीडरों के वो बाहर जाना चाहते हैं, दे वांट टू स्टे इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से मनी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने काफी दफा ये एनआरओ का लफ्ज सुना है, तो मैंने कहा कि ये किसी एक्सपर्ट पूछूंगा कि वो एनआरओ स्टैंड फॉर, क्योंकि आम लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता कि व्हाट इज एनआरओ का मतलब क्या है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब मैंने ये स्पीच नहीं सुनी इमरान खान की। अब नेक्स्ट वीक मैं देखूंगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस पर बातचीत कर रहे हैं और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा लाइव ऑन एयर कि इसका क्या मायना है, क्यों अभी तक मैंने नहीं सुना और इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाजरीन, ये था आज का आखिरी कॉल ब्रेक से जाने से पहले, लेकिन आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे मिलना चाहते हैं, मुझे मिल भी सकते हैं। और इस वीक एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी सवाल मुझे पूछते हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ कमेंट्स में आप लिख दें कोई भी सवाल आपका, उस पर मैं लाजमन ज़रूर जवाब दूँगा। सो इसलिए अगर आपको कोई सवाल है आप मुझे पूछना चाहते हैं, आप वहाँ जाके मुझे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो वालेकुम सलाम। कानून साहब, मैं हबीब गिल बोल रहा हूँ न्यूपोर्ट। हाँ जी हबीब गिल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लोग बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं इस प्रोग्राम। थैंक यू सर। मैं एक फेल्ड सैलम, मेरे 3 बच्चे ने, एक बेटी 2 बेटे। हाँ जी। ਤੇ 2 ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਡਰ 18 ਸਨ, ਇੱਕ 16 ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। मैंने अपना 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 7 ਈਅਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक हो गया। ਜਿੰਦਾ
ਨਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਇਆ ਉਹਦਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ठीक हो गया। मैं जनाब को मालूम करना चाहना कि भी इन्हें तो मजीद कितना अर्सा लगेगा, तकरीबन 8-9 महीने हो गए मैंने सप्लाई की। मेरा 2 बेटियां बच्चियां का तक कोई बायोमैट्रिक के बारे या कोई डिसीजन का लैटर नहीं आया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ? ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦਾ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਮੂਮਨ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਿਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ रिमाइंडर लिख लो और वेट करो वहाँ पे जवाब का। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना है, हम लोग अभी बताना है बेस के ऊपर इस तीन अभी हो गया, 3 बार तीसरा टाइम क्या निकला हम लोग को। सॉरी अब थोड़ा सा हम लोग का ये थोड़ा सा प्लीज। अभी ये अभी बेटा बड़ा हो गई, मान लीजिए 19 साल की होगी, तो उनका भी अलग अलग करना पड़ेगा, मेरा और मेरा वाइफ का और उसका अलग तीनों का जाएगा। और ये कितना इसका ऊपर होता है सब ऑनलाइन के ऊपर जाने के बाद। सॉरी मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा दोबारा ऊंचा बोलिएगा और दोहराइएगा इस सवाल को, क्यों मुझे सही सुनाया नहीं जा रहा। हम लोग के बेस के ऊपर, सॉरी किस बेस के ऊपर आपने अप्लाई किया? बच्चे को बेस पे अभी हम लोग 2 बार एक्सटेंशन हो गया, 30 बार करने का। बच्चा 18 साल के ऊपर हो गया, उसका दोनों का करेगा, हम लोग का साथ करेगा, उसका अलग करेगा, और ये कितना होएगा, कैसे होएगा? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पहली बात तो है मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं सही सुन नहीं सकता था जो आप कह रहे थे, लेकिन मैंने क्रक्स आपका सुन लिया है। और वो ये है कि आप अप्लाई कर रहे हैं मेरे ख्याल में वीज़े के लिए, और जो आपके जो बच्चे हैं 2 वो ओवर 18 हो गए, पहले वो डिपेंडेंट थे। अगर ये जो मैं कह रहा हूँ सही है कि पहले आपके एप्लीकेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट थे, फिर भी आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन में एज डिपेंडेंट्स। क्यों होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो कहती है अगर एक बच्चा पहले अंडर 18 था, वो आपका डिपेंडेंट था, चाहे वो ओवर 18 हो जाता है, जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं इन योर एप्लीकेशन। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कितना टाइम लगता है, होम ऑफिस की पॉलिसी है विद इन 6 मंथ्स वो डिसीजन कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो योर लाइव ने हेलो सॉरी अगर आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें, बड़ी मेहरबानी होगी। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर अली बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। जी जी। मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी जी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अपने EU ट्रीटी राइट्स एक्सेस करते हुए आयरलैंड में काम कर रहा हूँ, ब्रिटिश नेशनल हूँ। मेरी मदर EU फैमिली स्टैम्प 4 के ऊपर मेरे रिजाइड कर रही हैं। मैंने ईमेल लिखी थी होम ऑफिस को, तो उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह रूट जो है वो
आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन इट्स डिफिकल्ट, तो और ऑप्शन ही हैं, आप उनको देखें। तो वो प्लीज़ आप थोड़ा गाइड करें कि और ऑप्शन हो सकती हैं अगर मैं वापस यूके उनको लेके आना चाहूँ। और दूसरी मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर ब्रेक्जिट, अभी तो वो मेरे साथ बिकॉज शी हैज EU फैमिली स्टैम्प 4 रेजिडेंट कार्ड इन आयरलैंड, ब्रेक्जिट के बाद वो किस तरह ट्रैवल कर पाएंगी, क्योंकि अभी तो शी कैन अकम्पनी मी टू यूके बट आफ्टर ब्रेक्जिट। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, स्टेटस वो अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, प्लीज इसके बारे में थोड़ा करते हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने होम ऑफिस को ईमेल लिखी थी और उन्होंने क्यों कहा था, क्यों मुश्किल है? आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज। Because you have to prove that you'll have कि आपने अपना जो center of life है वो यहाँ पे आयरलैंड मूव किया and then you've moved back into correct UK। और मैं वापस जी और आपको कितना अरसा हो गया आयरलैंड में रहते हुए? कैटेगरीज देखें। हेलो जी जी जी, आपको कितना अरसा हो गया आयरलैंड में रहते हुए? जी 4 साल, मैं 2016 और में आया आपकी था, मदर को कितना अरसा हो गया यहाँ आपके साथ रहते हुए? 4.5 years हो गए। कितने? 4.5, 4.5 साल। ठीक है। And have you been coming back and forth from Ireland to the UK, living here short periods or not? Maybe like twice or thrice a year, maybe. For a short visit? Very short visit, maybe a couple of days. ठीक है, मैं समझ गया। 4 days, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आप एज ए ब्रिटिश नेशनल वहाँ रह रहे हैं, आयरलैंड में आप टीटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने मुझे बताया कि आपकी मदर को उन्होंने रेजिडेंस कार्ड भी इशू कर दिया हुआ है। मेरे ख्याल में आप सिंदर सिंह रूट बिल्कुल इस्तेमाल करें और आपकी वो मदर को वो ग्रांट कर देंगे। जो होम ऑफिस ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि सेंटर ऑफ लाइफ आपने ट्रांसफ़र करनी होती है टू द यूरोपियन कंट्री, क्योंकि ये उन्होंने रूल इसलिए लगाया हुआ है कि वो चाहते हैं कि अब्यूज़ ना हो। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग जाते थे आयरलैंड, वहाँ 1-2 माह रह के अपने फैमिली मेम्बर को बुला के वापस आ जाते थे, और इस वजह से होम ऑफिस ने फिर सख्ती कर दी थी और उन्होंने एक जनरल रूल बनाया था कि अगर आप सेंटर ऑफ लाइफ ट्रांसफ़र करते हैं टू यूरोपियन कंट्री, कम से कम आपको 3 माह वहाँ रहना होना चाहिए। फिर बाद में वो केस लो आया पिछले साल, जहाँ कोर्ट्स ने इसको अबॉलिश कर दिया और कहा कि जो होम ऑफिस का ये सेंटर ऑफ लाइफ टेस्ट है ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई बंदा फॉर एग्जांपल आता जाता है यूके एंड यूरोपियन कंट्री, या उसके कोई टाइज यूके में भी हैं, चाहे वो रह रहा है इन यूरोपियन कंट्री, फिर भी वो दुरुस्त है और वो टीटी एक्सरसाइज कर रहा है इन द यूरोपियन कंट्री। अब आपने मुझे बताया कि आपको वहाँ तकरीबन हो गए 4-4.5 साल, आपकी मदर को भी इतना टाइम हो गया वहाँ रहते हुए। इन दिस सिनारियो आप ज़रूर इस्तेमाल करें सुरेंद्र सिंह रूट और आपकी मदर को वो ग्रांट कर देंगे। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपने कब एंटर करना है और टाइम पीरियड क्या है, मेनली यू मस्ट एंटर विद योर मदर बैक इन द यूके बिफोर 29 मार्च 2022, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि अगर आपकी जो रिलेशनशिप है अगर वो इस्टेब्लिश हुई थी बिफोर 31st Jan 2020, then you've got until 2022 to enter back into the UK. अगर आपकी रिलेशनशिप उसके बाद इस्टेब्लिश हुई थी, फॉर एग्जांपल आप शादी करते हैं अपने स्पाउस के साथ, then you must enter the UK by 31st December 2020. So डॉक्टर साहब जो आपने सवाल पूछा है कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सुरेंद्र सिंह रूट इस्तेमाल करें और आपके पास टाइम पीरियड भी है 2022, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप एंटर हो जाएं और अप्लाई कर लें अपनी मदर के लिए, और उनको मुझे पूरी उम्मीद है वो ग्रांट कर देंगे प्री सेटल्ड स्टेटस। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरी रियल बहन है इटली में थी। ठीक है। इटली में बहन है मेरी, इटली में। आज से कुछ अर्सा पहले, उस 10-15 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन जिस बंदे से दी थी वो उसे छोड़ के उसके पास इटालियन पासपोर्ट एक पैदा हुई थी, उससे वो इंग्लैंड आ गया था। क्या हम उससे यहाँ पर अब रजिस्टर्ड करवा सकते हैं क्योंकि ब्रेक्जिट हो रहा है? सॉरी, क्या रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ यूके में? सर मेरी बहन है छोटी, जी जी, उसके पास इटालियन परमानेंट कार्ड है। जी जी।
उसका खामद उसे छोड़ के इंग्लैंड आ गया था अपनी बेटी को लेकर। ठीक है। उन दोनों के पास इटालियन पासपोर्ट है। ठीक है। तो वो यहाँ आकर उसने शादी कर, अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी बहन को किस तरह से फेवर दे सकते हैं, कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? उसका सारा रिकॉर्ड जो है प्रीवियस जो उसका फॉर्मर हस्बैंड है उसके नाम पर है, उसके शोहर पर है, साहब का शोहर के नाम पर है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द शो भी ये सिमिलर एक सवाल आया था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है कि वैसे अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है एक यूरोपियन कंट्री का, आप यूके में एंटर नहीं कर सकते। दैट इज़ अ गिवन रूल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो सिस्टर हैं, अगर वो यहाँ एक फैमिली सिस्टर के साथ रब्ता करती हैं और अगर आप अप्लाई करती हैं कॉन्टैक्ट के लिए कि मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए मेरी डॉटर के साथ जो अंडर 18 है, फिर उस बेस के ऊपर आप शायद आपकी सिस्टर अप्लाई कर सकती है कि मुझे एंट्री दी जाए कि मैं अपनी बच्ची के साथ कॉन्टैक्ट रख सकूं। पॉसिबली ये बात हो सकती है, लेकिन इसमें भी शायद थोड़ी प्रॉब्लम आए क्योंकि होम ऑफिस की आर्गुमेंट होगी कि आपकी जो सिस्टर की डॉटर है वो है इटालियन नेशनल और आपकी जो सिस्टर है उसके पास है इटालियन रेजिडेंस कार्ड। अगर वो चाहे वो विज़िट कर सकती है इटली में जाके और उसको EU के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन बेस्ट एडवाइस ये होगी कि अगर आपकी सिस्टर यहाँ एक UK फैमिली सिस्टर के साथ रब्ता कर ले, फिर वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैंने पूछना है कि हम लोग को 7 ईयर के बेस के ऊपर हम लोग का वीजा बच्चा का बेस के ऊपर, अभी वो हम लोग का तीसरा एक्सटेंशन है, वो भी वो बेटी हमारा 18 साल से ऊपर हो गया, 19 का हो गया। अभी हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या चाहिए, कितना दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं हम या खत्म होने से पहले? ठीक है, देखिए 28 डे से पहले आपने अप्लाई करना है। ठीक है, चाहे बच्चे ओवर 18 हो गए, क्योंकि ये तीसरी एक्सटेंशन है, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं एज डिपेंडेंट। ठीक है, और कोई सवाल आपका? लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैंने अप्लाई किया था सितंबर में 20 ईयर के बेस पर ना। जी जी। तो यानी कि मुझे 21 ईयर हो गए इधर, और ब्रिटिश आदमी के साथ भी मैं साल हो गया रहती हूँ साथ। जी जी। तो मैंने सितंबर में अप्लाई किया था, उन्होंने मेरी पिक्चर और फिंगरप्रिंट ले लिए थे, कुछ जवाब नहीं आया मेरा अभी तक तक। और आपने सितंबर में अप्लाई किया था? ठीक है जी जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि 6 माह के अंदर अंदर वो आपको डिसीजन देते हैं। अभी आपके तकरीबन 2 माह हुए, मार्च तक मुझे उम्मीद है कि वो आपको डिसीजन दे देंगे। और अगर आपकी एविडेंस सही है, अगर आपके पास है एविडेंस कि आप लगातार यूके में 20 साल के लिए रह रहे हैं, फिर आपको वो वीज़ा ज़रूर देंगे। तो याद रखें, जब आप 20 ईयर रूल पर अप्लाई करते हैं, एक तो आपके पास होना चाहिए प्रूफ कि आप एंटर कब हुए थे। चलो, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप है, वेरी गुड। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कंटिन्यूस प्रूफ होना चाहिए कि हर साल आप लगातार यहाँ यूके में रह रहे हैं। अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि बंदा एंटर हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2000, और लेकिन उसके बाद उसके पास 15-16 साल का कोई प्रूफ भी नहीं होता। तो यहाँ फिर प्रॉब्लम आ जाती है, होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपकी एंट्री है लेकिन उसके बाद आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि आप लोगों से प्रूफ लेटर्स ले लें, या अगर आप किसी लिए काम करते थे उन अपने एम्प्लॉयर से लेटर ले लें कि ये बंदा हमारे लिए काम करता था फ़लाँ साल से लेके फ़लाँ सन तक, वो भी अच्छा प्रूफ होगा। और अगर आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं और जो भी प्रूफ आप इकट्ठा कर सकते हैं उसको ज़रूर साथ लगाएं, क्योंकि आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सक्सेसफुल होने में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। अगेन, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको ब्रेक से खुशामदीद करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो
हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा 2 सवाल है आपके पास। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, ओके, तो मैं थोड़े दिले बोल रहा हूँ। ठीक है। 1.5 साल पहले मुझे लीव टू रिमेन मिला था 7 इयर्स चाइल्डहुड की तरफ से। उसके बाद मेरा एक ही बेबी था 7 इयर्स का, उसमें हम लोगों का 2.5 इयर्स का वीसा मिला था और वीसा एक्सपायर हो गया नेक्स्ट ईयर नवंबर में। उस टाइम हम लोगों को फीस वेवर था। सो मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम अगर जब मैं अप्लाई करूंगा, मैं फीस वेवर में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? और दूसरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोगों का एक बेबी हुआ, उसके लिए हम लोग ने वीसा का अप्लाई किया था, तो उसके लिए अब 2.5 साल का वीसा दिया होम ऑफिस ने। लेकिन होम ऑफिस ने वीसा दिया, हम लोगों का वीसा फिनिश हो रहा है, मेरा वाइफ, मेरा बेबी को नवंबर 2021, और नेक्स्ट बेबी का वीसा फिनिश हो रहा है 2022 अप्रैल का। सो अभी एक साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए वेट करना पड़ता है। मेरा 2 ही सवाल है, फीस वेवर का अप्लाई कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, और ये चारों एक साथ में अप्लाई कर सकता हूँ, और तीनों का करना पड़ेगा क्योंकि उसका नेक्स्ट बेबी का वीसा 6 मंथ ज़्यादा दे दिया होम ऑफिस। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने पिछली दफ़ा अप्लाई किया था और उन्होंने आपको फ़ी वेवर ग्रांट कर दिया था, जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे आपको वो ग्रांट करेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि उस टाइम अगर फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे हैं, फिर तो होम ऑफिस कहेगी आपको जी नहीं, आप पैसे दें एप्लीकेशन के लिए। और दूसरी बात है कि आपने साबित करना होगा कि अगर आप डेस्टिट्यूट हैं। अब डेस्टिट्यूट की जो डेफिनेशन है होम ऑफिस के मुताबिक वो है कि आप अपने, ठीक है मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आपने होम ऑफिस की जो डेफिनेशन है डेस्टिट्यूशन की कि आप अपने हर दिन के अखराजात पूरे नहीं कर सकते या आपके पास रिहाइश नहीं है, अगर आप ये डेफिनेशन को मीट करते हैं फिर होम ऑफिस आपको फीवर ग्रांट कर देगी। अब आपने मुझे बताया कि आपको यूनिवर्सल क्रेडिट भी मिल रहा है, सो मेरे ख्याल में आपको रिकॉस्ट टू पब्लिक फंड्स भी मिल रहा होगा। जो रिस्ट्रिक्शन है कार्ड के पीछे वो उन्होंने हटा दी होगी। जनरली स्पीकिंग अगर किसी को रिकॉस्ट टू पब्लिक फंड्स मिल रहा है और वो अप्लाई करते हैं फॉर फी वेवर, होम ऑफिस वो ग्रांट कर देती है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा सेविंग्स हैं, चाहे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं या आपको पिछली दफ़ा उन्होंने ग्रांट किया था फेवर, अगर आपके पास अकाउंट में सेविंग्स हैं फिर वो कह सकती है आपको ये सेविंग्स इस्तेमाल करें और हमें पैसे दें। सो अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, आपने मुझे बताया है कि आपने आपकी दूसरी बच्ची के लिए अप्लाई किया जो बाद में पैदा हुई थी और होम ऑफिस ने उसको लीव 6 मंथ एक्स्ट्रा ग्रांट कर दी है, और जब आप अप्लाई करेंगे अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। अब यूजुअली होम ऑफिस की पॉलिसी होती है जब एक बच्चा बाद में पैदा होता है उसको सेम लाइन एज पेरेंट्स वो ग्रांट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा उन्होंने वीज़ा दे दिया है। मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ होगी कि जब आप अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, बच्ची को आप इंक्लूड कर दें और एक्सप्लेन कर दें कि जी हमें पता है कि होम ऑफिस की पॉलिसी है कि विद इन 28 डे से पहले अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी बच्ची को 6 मंथ्स का वीज़ा एक्स्ट्रा ग्रांट किया गया था और होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि यूजुअली वो इन लाइन विद द पेरेंट्स ग्रांट करती है, इसलिए हम उसके लिए जल्दी अप्लाई कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्ची को भी इन द सेम लाइन ग्रांट किया जाए, क्योंकि जब आप इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे फिर आप सारे इकट्ठे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है, जी फरमाइए। जी वो मेरा थोड़ा उल्टा है, समथिंग डिफरेंट। मुझे पता है लोग आपसे वो यहाँ के लिए इमिग्रेशन के बारे में पूछते हैं, माइंड अ बिट डिफरेंट। मैं कर्टेलमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। ओके। वो बात यह कि मेरा दामाद आया था इस मुल्क में 26 में। ओके। As you know, he married my daughter while when he over 2019 में February को उसको 2 year का मिला। Okay. You know, like वो extension नहीं जो होता। Yeah, so you got a 2.5 year extension. Okay. जी, उसको 2019 February में वो मिला, तो things just went from bad to worse. Okay. You know, बात तलाक तक पहुंच गई और November last year, 29th of November तलाक हो गई और हमें होम ऑफिस से खत भी आया था कि उसको कटेल कर देंगे।
लेकिन अब एक तो हो गया है, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द लॉ से अबाउट कर्टेलमेंट मैटर्स। हमें वो कुछ नहीं अब बताएंगे, उन्होंने खत में लिखा था, अब हम आप कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि मेरी बेटी की तलाक जो हो गई है, सो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं हमें देंगे। लेकिन मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि वो कटेल होगा या यहीं रह सकता है, या क्या होगा ये मसला क्या? ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपने नोटिफाई कर दिया है होम ऑफिस को कि रिश्ता टूट गया है और प्लीज़ उसका वीज़ा कैंसिल कर दें, और होम ऑफिस ने मेरे ख्याल में आपको लिखा है कि हमें ये लेटर मिल गया है और हमने वीज़ा कैंसिल कर दिया है। अब ये तो होम ऑफिस ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया और उसके पास अब कोई लीगल स्टे नहीं है यूके रहने के लिए। अब अफसोस की बात ये होती है कि जब वो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि होम ऑफिस उसको फौरी तौर पर रिमूव कर देगी यूके से। अक्सर क्लाइंट समझते हैं कि अगर हम किसी का वीज़ा कैंसिल हो जाता है, उसको फौरी तौर पर जहाज़ पर बिठा के उसको वापस भेज देते हैं पाकिस्तान। इस तरह नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। और प्रॉब्लम ये होती है जब तक होम ऑफिस उसको इनकाउंटर नहीं करती और उसके ख़िलाफ़ रिमूवल नोटिस नहीं जारी करती, उसको वो रिमूव नहीं करेंगे। और इस वजह से जैसे आप देखते हैं मीडिया में कि लोग यहाँ असाइलम क्लेम करके 10-10, 20-20 साल यहाँ रहते हैं बगैर यानी पेपर्स, और मीडिया इसके बारे में बातचीत करती है कि ये बहुत गलत है और लोग फ़ायदा इसका उठा रहे हैं। दिस इज़ द मेन इशू कि जब तक होम ऑफिस आपको इनकाउंटर नहीं करती और आपके ख़िलाफ़ रिमूवल डिसीजन नहीं लेती, आपको वो रिमूव नहीं करेगी। अब जहाँ तक आपका जो है एक्स सन इन लॉ कह लें, अब ये होम ऑफिस के ऊपर है कि उसको वो रिमूव करती है या नहीं। ये भी हो सकता है कि वो एक और एप्लीकेशन सबमिट कर दे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, कि अगर मुझे वापस भेजा जाएगा इट विल ब्रीच ऑफ माय ह्यूमन राइट्स। जब तक वो पेंडिंग रहेगा होम ऑफिस उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगी। ये भी हो सकता है वो असाइलम भी क्लेम कर सकता है। सो अगेन, अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि वो मेरे पास वो नॉलेज नहीं है वो क्या कर रहा है। बट जनरली स्पीकिंग, जब वीज़ा कैंसिल हो जाए, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो किसी को जहाज़ में बिठा के रिमूव कर देते। अनफॉर्चुनेटली ये है रूल्स। अब प्रीति पटेल ने अनाउंसमेंट की थी कि इन द न्यू ईयर आफ्टर ब्रेक्सिट हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करेंगे कि जिन लोगों के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है यहाँ रहने के लिए, उनको हम जल्दी से रिमूव करना चाहते हैं इस कंट्री से। सो ये इस न्यू ईयर पॉसिबली जिन लोगों के वीज़े कर्टेल हो गए हैं और यहाँ अनलॉफुली रह रहे हैं, उनको शायद होम ऑफिस जल्दी से रिमूव कर ले। लेकिन लास्ट 2 मंथ्स पहले कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि जिस तरह होम ऑफिस ये इन द कोरोना वायरस पैंडेमिक में एक किस्म का फास्ट ट्रैक रिमूवल कर रहा था, वो भी गलत था। और फिर कोर्ट ने जजमेंट पास की कि ये जो एक्शन होम ऑफिस ले रही है बिल्कुल गलत है और उन लोगों को वापस लेके आया जाए। सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक साइड पर होम ऑफिस चाहती है कि लोगों को हम जल्दी से रिमूव करें, और दूसरी साइड कोर्ट्स ये जजमेंट पास करती है कि लोगों के ह्यूमन राइट्स को आप अब्यूज़ ना करें। और ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है कि किस तरफ वो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन ए। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन ए। ओके, हेलो जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ जी। या एक मिनट। अच्छा जी, मुझे आपसे एक सवाल एडवाइस लेनी थी। जी जी पूछें। मेरी बात ये है, ये मेरी बेटी है ना, मैं 2 बेटी हैं, 12 साल की और 10 साल की हो जनवरी में। ठीक है। हमने अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई किया था, और मेरी बेटी 9 जो है, बड़ी बेटी की वीज़ा थी, ब्रिटिश सिटीजन है, तो उसके बेस पे हमने 2019 में अप्लाई की, तो 1 ईयर टाइम लगा, नहीं मिला। फिर अभी मैंने अगेन 2020 या मार्च में, तो हमको मिला, मतलब अभी दिसंबर में मिला 2.5 ये भी, और बेटी को भी। तो बेटी को तो अभी जनवरी में 10 साल, तो अभी उसको 2 साल 2.5 का मिला है। क्या बोलते हो, कैसे आप बोलते हो, वही जो 2.5 का मिलते हमें, बेटी को भी मिली है। तो उस बेटी में क्या करूँ, यही रहने दूँ या जनवरी के बाद देखो 10 साल होगी, तो उसकी ब्रिटिश सिटीजन का मैं क्या करूं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपकी बेटी 10 साल की हो जाती है इन द न्यू ईयर, चाहे उसके पास 2.5 साल का वीज़ा है, आप उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं और उसको विद इन 3 to 4 मंथ्स उसको वो
होम ऑफिस नेशनलिटी ग्रांट कर देगी। उसका ये फ़ायदा है कि उसके बाद में फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना होगा और आपके पैसे बच जाएंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नए साल में आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, आप वेट भी कर सकती हैं 2, 3, 4 मंथ्स। जब आपके पास पैसे हो फिर आप उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वो उसको वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। ओके जी फरमाइए। हेलो। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? जी जी अभी आवाज़ आ रही है जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं बोल रहा हूँ जी। मैं क्वेश्चन था, मैंने ना मेरे अम्मी के पास वीज़ा था, जो ना रेजिडेंट कार्ड था, वो मेरे अब्बू जर्मन नेशनल है, उनकी बना पे मिला। ठीक है। तो इनके पास अनसेटल्ड स्टेटस था, अभी इनका सेटल स्टेटस अप्लाई किया है। तो हमने ये पूछना था कि सेटल स्टेटस हो जाए उसके बाद अब ब्रिटिश पासपोर्ट का अप्लाई करना चाहते हैं, क्या उसके लिए भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि उनकी एज है तकरीबन 60 है। तो दूसरे में कितना टाइम लगता है? तो एक और क्वेश्चन भी है कि इस एक दफ़ा सेटल स्टेट हो जाए, हम उस सेटल स्टेटस के ऊपर कितना अर्सा पाकिस्तान में रह सकते हैं, इंग्लैंड से बाहर रहते हैं? 5 या 2 साल है इसमें रिक्वायरमेंट? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आप उनकी मदर के लिए नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, जी हाँ, आपकी मदर को इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा क्योंकि उनकी एज 65 से कम है। लेकिन अगर आपकी मदर के पास कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है, फॉर एग्जांपल उनको एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली थी, जो अक्सर होता था उन टाइम्स में कि लोग स्कूल नहीं जाते थे, और उनके पास कोई डिफ़िकल्टी है कि वो अब एक नई लैंग्वेज नहीं सीख सकते, क्या वो इंग्लिश टेस्ट जो लाइफ इन द यूके टेस्ट है वो नहीं पास कर सकते क्योंकि ये लर्निंग डिफ़िकल्टी की वजह से, फिर आप एग्जामिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस अक्सर इन सिचुएशंस में ग्रांट कर देता है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपको ग्रांट किया जाता है सेटल स्टेटस, आप कितना टाइम यूके से बाहर गुजार सकते हैं? अगर आपको सेटल स्टेटस ग्रांट किया जाता है, आप 5 साल यूके से बाहर गुजार सकते हैं और आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास था परमानेंट रेजिडेंस या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एज अ डिपेंडेंट ऑफ यूरोपियन नेशनल, 2 years रूल था। लेकिन अभी जब ये सेटलमेंट स्कीम आई है, इस रूल को रिलैक्स कर दिया है और उन्होंने बढ़ा दिया है टाइम पीरियड कि आप 5 साल बाहर यूके गुजार सकते हैं और आपकी लीव को कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। Actually, I have my next extern. Okay. RO. Yeah, for that I have to make an application. My son, he was under 18. I got this permit, and again for the further now he is over 18. Okay. So I just know whether how to do application. Do I have to make as a dependent or what? Another thing, what he will be going to university. So I just want to know now, he don't have a permit to do application. It's going to get expired already. Right. So how to do application for the university what I have to submit, because he don't have any valid, it's already getting expired. So it won't, you understand what I mean? Like he won't have anything to show because his visa is already getting expired, because he wants to apply for it. Okay. And for that, I have to provide documents, and please just explain me how do I have to do application, then or do I have to make a separate application because it's over soon. I understand. Thank you very much. Please, can you explain me? Sure. Please. Thank you very much for your call. Thank you very much for your call. In relation to your first question, that your child, your son, who's now an adult, was a dependent previously on your application, do you now have to make a separate application or can you include him as a dependent? Generally speaking, the rule is if a child was dependent on your application and he subsequently turns over 18, you can still nevertheless include him as a dependent in your application. So yes, if the form that you're applying under, for example, FLRFP, and you can include him as a dependent even if he is over 18 now. In relation to your second question, that your son is going to be starting university and his visa will have expired,
what forms of identification can you submit with his application for student funding. What you can do is provide the Home Office application reference number when you apply for a subsequent extension, and also maybe provide a letter from your solicitor confirming that pursuant to Section 3C of the Immigration Act, your leave is continuing whilst your application is pending. And that should be sufficient, because what the student loans company can do is also make their own inquiries with the Home Office to confirm whether your son is eligible for student funding or not. I hope that answers your question. नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप मुझे पूछेंगे यूट्यूब के ऊपर, वहाँ मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।